हाल ही में G20 देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया है। इस घोषणा पत्र में अन्य बातों के साथ साथ क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभावी विनियमन को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन की स्थिति। तो सबसे पहले जानते हैं कानूनी प्रावधान अभी क्या क्या किए गए हैं। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन, हस्तांतरण, भंडारण या प्रबंधन का काम PMLA एक्ट 2002 के अधीन किया जाता है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल सभी संस्थानों को KYC प्रक्रियाओं को अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ता है। साथ ही उनके लिए यह भी अनिवार्य है कि वे सभी संदिग्ध गतिविधियों को दर्ज कराएं। इसके अलावा इससे जुड़ी वित्तीय संस्थाओं क्रिप्टो कंपनियों के लिए 5 साल तक ग्राहक का विवरण को बनाए रखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले है KYC प्रक्रियाओं को अनिवार्य रूप से लागू करना जरूरी है। दूसरी बात है इससे जुड़ी जो भी क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं उनको ग्राहकों के विवरण को 5 साल तक बनाए रखना भी अपने पास जरूरी है। अब बात करते हैं क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन की आवश्यकता क्यों है। इससे पहले थोड़ा RBI की तरफ से देख लेते हैं कि RBI और सुप्रीम कोर्ट का रुख। तो RBI की तरफ से यही है कि सबसे पहले RBI ने इसको बैन किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्रिप्टो परिसंपत्तियों का लेन देन फिर से चालू कर दिया गया। खासकर 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर RBI की ओर से लगी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध अनुचित और बिना किसी प्रमाण के लगाया गया था और इससे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से भारत में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग वैध हो गया। इससे क्रिप्टो करेंसी को व्यापक रूप से अपनाने का रास्ता खुल गया। विनियामक ढांचा। वर्ष 2022 में वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में डिजिटल रुपया, राज्य समर्थित एक क्रिप्टो करेंसी तथा निजी क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इस रिपोर्ट में भारत में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की निगरानी के लिए डिजिटल मुद्रा विनियामक प्राधिकरण DCRA की स्थापना की सिफारिश की गई थी। कर व्यवस्था देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की कर व्यवस्था क्या है। तो अभी तक देखो कोई व्यवस्था एग्जिस्टेंस में नहीं है जो कि इसका रेगुलेशन करती हो, लेकिन RBI PMLA एक्ट और जो PMLA एक्ट और इसके अलावा FEMA एक्ट के तहत अभी इसका विनियमन किया जाता है। सरकार ने इस पर कर घोषित कर रखा है। तो वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट में पहली बार आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी सहित डिजिटल परिसंपत्तियों को आभासी वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में रखा गया। प्रस्तावित कर व्यवस्था में सरकार ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% आयकर की घोषणा की है। तो 30% आयकर इस पर लगाया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस पर अलग से 1% TDS, तो 1% TDS की घोषणा की है यदि कैश के रूप में इनका लेन देन होता है। और दूसरी चीज है 30% आयकर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और इसके अलावा जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो भी VDA है, सभी प्रकार की VDA पर उनके उपयोग पर 30% की जो टैक्स लगाने की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अब हम जानते हैं क्यों जरूरत है कि हम क्रिप्टो करेंसी का विनियमन करें, विनियमन की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों की विनियमन की आवश्यकता क्यों है। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी तथा अन्य वित्तीय अपराधों से बचाने के लिए सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है। सेकंड क्या है, अधिकतर क्रिप्टो परिसंपत्तियां विनियमन के दायरे में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा क्या है, क्रिप्टो करेंसियां जो भी हैं उनका अभी तक विनियमन नहीं किया जाता है। तो ऐसे में क्रिप्टो परिसंपत्तियां, खासकर जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं, बिटकॉइन है, इन सब का अभी तक किसी भी प्रकार के विनियमन के दायरे में नहीं है, इसलिए विनियमन की आवश्यकता है। इसके अलावा क्रिप्टो बाजार में अधिक स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी क्या है, क्रिप्टो बाजार कैसा है, बहुत ज्यादा अस्थिर है। तो क्रिप्टो बाजार में जो अस्थिरता है, खासकर यदि हम देखें तो जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो पहले 67,000 पहुंच गई थी, $67,000 पहुंच गई थी। ऊपर घटकर कितना हो गई, केवल $15,000। तो जो बहुत ज्यादा अस्थिरता की स्थिति देखी जाती है। तो ऐसे में भी इसके विनियमन की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्तीय और आर्थिक नीतियों में स्थिरता बनाए रखने के लिए, अब क्रिप्टो करेंसी पर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ऐसे में क्रिप्टो परिसंपत्तियों की बार बार लेन देन से होता क्या है कि वित्तीय बाजार में या फिर तो मुद्रा की आपूर्ति एकदम से बढ़ जाती है या घट जाती है। तो क्रिप्टो करेंसियों से मॉनेटरी पॉलिसी को नुकसान पहुंचता है, उनकी प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचता है। तो खासकर जो हमारी वित्तीय और आर्थिक नीतियां हैं और उसमें भी खासकर जो हमारी मौद्रिक नीति है उसकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन किया जाए। इसके अलावा है कर चोरी। तो कर चोरी के मुद्दों से निपटने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग
और टेरर फंडिंग। तो जो क्रिप्टो परिसंपत्तियां उनका प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में किया जाता है। इसके अलावा साइबर हैकिंग और साइबर जो अपराध है उनमें भी बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया जा रहा है। तो उसको भी नियंत्रित करने के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन की आवश्यकता है। अब इसके बाद देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के विनियमन में विद्यमान चुनौतियां। भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के तो सबसे पहले पूर्ण प्रतिबंध। तो पहली समस्या क्या है? क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़ी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण लागत अधिक हो सकती है। साथ ही ऐसे प्रतिबंधों को लागू करने में तकनीकी रूप से भी मुश्किल है। तो सबसे पहली समस्या क्या है? पूर्ण प्रतिबंध है, मतलब पूर्णतः क्रिप्टो करेंसी को बैन करना ही अपने आप में एक समस्या है। क्योंकि सबसे पहले यदि पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे क्या हो सकता है? पूर्ण प्रतिबंध के कारण लागत अधिक हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा साथ ही ऐसे प्रतिबंधों को लागू करने से तकनीकी समस्याएं भी हैं। ठीक है। खासकर अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है, तो पूर्ण प्रतिबंध लगा पाना ही अपने आप में एक चुनौती है। ठीक है। इसके अलावा है क्रिप्टो परिसंपत्तियां किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं है। इसके कारण अलग अलग तकनीकों के इस्तेमाल से धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। तो क्रिप्टो परिसंपत्तियों का रेगुलेशन करना क्यों चुनौतीपूर्ण है? तो क्योंकि इनकी सीमा किसी देश तक नहीं है, बल्कि ये आउट ऑफ द मतलब देश की सीमा से बाहर है। तो ऐसे में इनका रेगुलेशन करना भी कठिन है। इसके अलावा हम देखें तो इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय अखंडता संबंधी जोखिम में बढ़ोतरी होगी और अक्षमताएं भी पैदा होंगी। तो क्रिप्टो करेंसी के विनियमन में और कौन सी चुनौती है कि अगर बहुत ज़्यादा कड़क रेगुलेशन अगर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि वित्तीय अखंडता और उससे संबंधित जोखिम में वृद्धि होगी। इसके अलावा हम देखें तो विनियामक स्थिरता भी अभी एक समस्या बन सकती है। तो विनियामक स्थिरता क्रिप्टो करेंसी की विनियमन में चुनौती कैसे उत्पन्न करती है? अलग अलग देशों में क्रिप्टो करेंसी के नियमों में तालमेल बनाना एक जटिल कार्य है। तो ऐसे में रेगुलेशन करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि अलग अलग देश में क्रिप्टो करेंसी के जो विनियमन को लेकर अलग अलग व्यवस्था है। इसके अलावा सामंजस्यपूर्ण वर्गीकरण का अभाव। अलग अलग देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अलग अलग श्रेणी में परिभाषित और वर्गीकृत करते हैं। इसके कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को समझने में अस्पष्टता पैदा होती है। तो इससे क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसियों के जोखिम को समझने में अस्पष्टता पैदा होती है, क्योंकि कुछ देशों ने इसको सही मतलब इसको उपयोगी कैटेगरी में डाल रखा है, कुछ लोगों ने इसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल रखा है। तो ऐसे में एक सही दृष्टिकोण विकसित करने में और खासकर इसके जो कमियां हैं क्रिप्टो करेंसी की, उसके संदर्भ में एक स्थिर दृष्टिकोण विकसित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि अलग अलग देश की अलग अलग स्थिति अपनाई हुई है। इसके अलावा एकीकृत प्रयास ना होना। तो अभी तक समस्या क्या है? विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण निगरानी, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन कार्यों में विखंडन अर्थात बिखराव की समस्या मौजूद है। इसके बाद है नवाचार और जोखिम को संतुलित करना। नवाचार को बढ़ावा देने, जोखिम को कम करने के बीच उचित संतुलन बनाना एक नाजुक कार्य हुआ है। सीमा पार परिवर्तन, तो क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट भी इसका कठिन है। वैश्विक विकेंद्रीकृत इकोसिस्टम और विभिन्न देशों की अलग अलग प्राथमिकताओं के चलते समान नियमों को लागू करना एक अधिक चुनौतियां पेश कर रहा है। भारत क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वैश्विक विनियमन को कैसे आकार दे रहा है? भारत ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों का IMF भारत ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर IMF, FSB, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड सिंथेसिस पेपर का नेतृत्व किया है। इस पेपर में अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभावों और सीमा पार चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही इसमें उन विभिन्न तो IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड सिंथेसिस पेपर ने मिलकर एक सिंथेसिस पेपर जारी किया था। भारत ने इसका नेतृत्व किया है और इस पेपर में है क्या? इसमें अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टो करेंसी के प्रभावों, सीमा पार चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही इसमें उन विभिन्न विनियामकीय दृष्टिकोणों को भी रेखांकित किया गया है जिन्हें अपनाया जा सकता है।
इसके बाद है समावेशी विनियमन का समर्थन। भारत में ऐसे विनियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। भारत ने ऐसे विनियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद है जोखिम न्यूनीकरण। भारत ने अपने नेतृत्व में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के जरिए धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण जैसी समस्याओं को उठाया है और क्रिप्टो विनियमन में ऐसी चिंताओं को शामिल करने की मांग भी की है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर वैश्विक विनियमन की बात करें तो अभी हाल ही में IMF FSP सिंथेसिस पेपर जारी हुआ है। हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में देशों ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के जोखिम और उन्हें विनियमित करने संबंधी फ्रेमवर्क पर IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की रिपोर्ट का समर्थन किया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, विभिन्न देशों ने मिलकर IMF और FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की रिपोर्ट का समर्थन किया है। इसमें क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर प्रतिबंध लगाने और 2025 तक डिजिटल परिसंपत्तियों के विनियमन के लिए रिपोर्ट तथा लाइसेंसिंग व्यवस्थाओं का निर्माण करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्या है, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन माइका। इसे यूरोपीय संघ ने बनाया है। यह क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए पहला अंतर क्षेत्रीय विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले इसका लाभ क्या है, यूरोपीय संघ ने इसको बनाया है, माइका इसका नाम है। तो माइका को यूरोपीय संघ ने बनाया है। यह क्रिप्टो करेंसियों के लिए पहला अंतर क्षेत्रीय विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क है। तो माइका अपने आप में क्या एक फ्रेमवर्क है जिसको किसने बनाया, यूरोपीय संघ ने बनाया है। और माइका बेसिकली क्या करने वाला है, तो क्रिप्टो परिसंपत्तियों का अंतर क्षेत्रीय विनियामक फ्रेमवर्क है। तो अंतर क्षेत्रीय विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क है, अंतर क्षेत्रीय विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क है। उभरते बाजार और उन्नत अर्थव्यवस्था, ये दोनों क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन के मामले में पिछड़े हुए हैं। इसके लिए जिन अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया उनमें से केवल 25% अर्थव्यवस्थाओं ने ही कराधान, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंसिंग एंड टेररिज्म, उपभोक्ता संरक्षण और लाइसेंसिंग नियम लागू किए हैं। उभरते बाजार और अर्थव्यवस्थाओं में इनकी स्थिति देखें क्रिप्टो रेगुलेशन की, तो ये दोनों क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन के मामले में पिछड़े हुए हैं। इसके लिए जिन अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया उनमें केवल 25% अर्थव्यवस्था ही ऐसी हैं जिन्होंने टैक्सेशन किया है या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंसिंग एंड टेररिज्म CFT, उपभोक्ता संरक्षण और लाइसेंसिंग नियम लागू किए हैं इस संदर्भ में। तो बहुत कम देश ही है, ठीक है। इसके अलावा है विनियामकीय दृष्टिकोण। दुनिया भर में अलग अलग देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विभिन्न तरीकों से विनियमित करते हैं जिससे विनियामक एक रूपता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि विनियामक एक रूपता का अभाव है क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संदर्भ में। इनमें से कुछ का विवरण नीचे टेबल में दे दिया गया है, ठीक। तो अब हम विवरण नहीं देखेंगे कि क्या है, ठीक है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव और नीतिगत उपाय। तो क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव क्या क्या है और क्या क्या नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं। तो प्रभाव के पहले क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है, वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है और विनियामकीय मुद्दे क्या है, इसको क्रिप्टो परिसंपत्तियों को रेगुलेशन करना कठिन है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है और अलग अलग देशों में, ठीक। दूसरी बात है इसकी ट्रांसबाउंडरी प्रकृति है, ठीक है। इसके बाद है ट्रेस करना इसको कठिन है। तो ये सब समस्याएं हैं जो विनियामकीय बाधा के रूप में आती है। अन्य प्रभाव क्या है, तो कानून, वित्तीय सत्यनिष्ठा इससे भंग हो सकती है, बाजार की सत्यनिष्ठा या फिर इंटीग्रिटी भंग हो सकती है। और पर्यावरणिक जोखिम क्यों आते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर क्रिप्टो माइनिंग के लिए क्रिप्टो माइनिंग करना भी कठिन हो जाता है। नीतिगत उपाय, मौद्रिक संप्रभुता और पूंजी स्थिरता की रक्षा करना। तो नीतिगत उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। सबसे पहला है मौद्रिक संप्रभुता और पूंजी स्थिरता की रक्षा करना। अत्यधिक पूंजी प्रवाह की दिशा में अस्थिरता से निपटने
के लिए सुरक्षा उपाय करना, राजकोषीय जोखिम का समाधान करना और स्पष्ट कर प्रणाली को अपनाना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव की निगरानी करना, क्रिप्टो परिसंपत्तियों और जीएससीज तथा प्रासंगिक एसएसबी मानकों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की उच्च स्तरीय सिफारिशों को अपनाना, लक्षित उपायों पर विचार करना, कानूनी समाधान की पुष्टि करना और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना, एफएटीएफ मानकों को लागू करना और उन्हें अमल में लेकर आना, बाजार की सत्यनिष्ठा से जुड़े मुद्दों का समाधान करना। क्रिप्टो विनियमन पर आगे की राय। क्रिप्टो परिसंपत्तियां और उसके प्रभाव, क्रिप्टो परिसंपत्तियों का प्रभाव और उससे जुड़े उससे नीति से जोड़ना। सबसे पहले प्रेस के बाद क्या है, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो क्या किया जा सकता है इस मामले में, क्रिप्टो से संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध और इसके व्यापार आदि को अवैध बनाता है। तो क्रिप्टो पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे तो इससे क्या होगा, पूर्ण प्रतिबंध से व्यापार, अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलेगा क्रिप्टो परिसंपत्तियों के। तो पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाना है। इससे अच्छा है कि निगरानी, ऐसे में निगरानी करना कठिन काम हो जाता है। इस बात है लाइसेंस और पर्यवेक्षण। एक समस्या और है कि डार्क पैटर्न, जो डार्क नेट है, उस पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री चलती है। तो यदि हम पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं तो डार्क नेट पर तो इसका खरीद बिक्री चलती रहेगी। पहला क्या है, क्रिप्टो परिसंपत्तियों का प्रभाव और उसे नीति से जोड़ना। इस विषय को आगे बढ़ने का इस विषय पर आगे बढ़ने का तरीका यह हो सकता है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संभावित प्रभाव की पहचान करते हुए एक नीतिगत प्रक्रियाएं लागू की जाए। लाइसेंस और पर्यवेक्षण के मामले में बात करें तो क्रिप्टो परिसंपत्तियां सब सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस दिया जाना चाहिए। साथ ही वित्तीय संस्थानों की तरह उनकी भी निगरानी की जानी चाहिए। धन शोधन रोधी प्रथाएं लागू करनी चाहिए, जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उपाय। एक बार लाइसेंस प्राप्त करने, विनियमित करने के बाद सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों की जांच परख, रिकॉर्ड रखने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने जैसे नीतिगत उपाय लागू किए जाने चाहिए। इसके बाद है कराधान स्पष्टता। एक ऐसी स्पष्ट कर नीति तैयार की जानी चाहिए जिसमें सीमा पार लेनदेन को भी ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा कर नियमों के पालन में वृद्धि, तीसरे पक्ष की जानकारी का लाभ उठाया जाना चाहिए। खासकर तीसरे पक्ष मतलब जो थर्ड पार्टी के पास अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो कराधान के लिए थर्ड पार्टी के पास जो भी डाटा स्टोरेज है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा खासकर क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और जो ब्रोकर डीलर हैं इनके पास जो जानकारी है उसका हम कराधान में, उसकी जानकारी का उपयोग हम कराधान में कर सकते हैं। G20 देशों ने नियमों के प्रभावी पालन हेतु सीमा पार डेटा साझाकरण करने के लिए क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF और फ्रेमवर्क बनाने का समर्थन किया। मजबूत डेटा फ्रेमवर्क अधिकारियों की आवश्यक और उचित डेटा तक पहुंच होनी चाहिए ताकि वे विनियामकीय, पर्यवेक्षी और निरीक्षण संबंधी कार्यों को पूरा कर सके। तो मजबूत डेटा फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि अधिकारी क्या कर सके, विनियामकीय, पर्यवेक्षी और निरीक्षण संबंधी कार्यों को अच्छे से कर सके।